नमस्ते दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश और हमने मौर्य वंश के सभी शासक देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन एवं मौर्य समाज। देखिए, मौर्य प्रशासन की जो हमें जानकारी है उसके कई स्रोत हैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रधानमंत्री रहे आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। दूसरा मेगास्थनीज की किताब इंडिका और तीसरा सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेख। इन तीनों से हमें मौर्य काल के प्रशासन एवं समाज की जानकारी मिलती है। तो देखिएगा, जो मौर्य प्रशासन था उसे हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला था केंद्रीय प्रशासन, दूसरा था प्रांतीय प्रशासन, फिर नगर प्रशासन, उसके बाद सैन्य प्रशासन और उसके बाद पांचवा होता था न्याय प्रशासन। जैसे आज है हमारे केंद्रीय प्रशासन, जैसे आज हमारी केंद्रीय प्रशासन का मतलब हो गया केंद्र सरकार, प्रांतीय प्रशासन का मतलब हो गया राज्य सरकार और नगर प्रशासन का मतलब हो गया जिला प्रशासन। उसके बाद सैन्य प्रशासन, यानी आज हमारे जो पुलिस महकमे हैं, हमारी आर्मी है, ये हो गई सैन्य प्रशासन। और न्याय प्रशासन, आज हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो हो गया न्याय प्रशासन। ये होगा न्याय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार 18 विभाग थे और इन 18 विभागों को ही कहा जाता, विभाग अध्यक्ष जो 18 व्यक्ति हुआ करते थे उनको कहते थे तीर्थ। प्रश्न यह है कि भाई मौर्य समाज, मौर्य प्रशासन में केंद्रीय जो प्रशासन था उसमें कितने तीर्थों का उल्लेख है, तो वो हो जाएंगे 18 तीर्थ। और ये जानकारी हमें मिलती है अर्थशास्त्र पुस्तक से। इन 18 तीर्थों में जो महत्वपूर्ण पद थे वो था मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता अधिकारी होता था जिसका कार्य आय एवं व्यय का लेखा जोखा करना था, हम कहे प्रतिवेदन तैयार करना था। सन्निधाता जो कोषा अध्यक्ष होता था, सीता अध्यक्ष जिसका कार्य कृषि से संबंधित विभागीय कार्यों की देखरेख करना था, लक्षणा अध्यक्ष जिसका कार्य मुद्रा जारी करना था। जैसे आज हमारा आरबीआई मुद्रा जारी करता है, उस समय का हम लक्षणा अध्यक्ष को कह सकते हैं कि जो लक्षणा अध्यक्ष था, ये जो लक्षणा अध्यक्ष नाम की जो संस्था थी ये मौर्य समय की आरबीआई थी। पणाध्यक्ष, इसका कार्य व्यापार की देखरेख करना था। और विविता अध्यक्ष चारागाहों से संबंधित कार्यों का निपटारा किया करता था। और सूत्रा अध्यक्ष कताई एवं बुनाई से संबंधित कार्य करता था। तो ये थे अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार मौर्य प्रशासन के जो केंद्रीय प्रशासन था उसके 18 तीर्थों की महत्वपूर्ण पद। अब उसके बाद आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन का जो सर्वेसर्वा होता था वो राजवंशीय होता था, उसे कुमार या फिर आर्यपुत्र कहते थे। जैसे जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था उसे सम्राट कहते थे और प्रांतीय प्रशासन का जो मुखिया होता था उसे कुमार या फिर आर्यपुत्र कहते थे। जैसे आज हमारे भारत का मुखिया किसे कहते हैं अपन भाई? औपचारिक मुखिया राष्ट्रपति।
वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री, राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री। इसी प्रकार से जो राज्य का मुखिया होता था वो उस समय होता था कुमार, या फिर इसी को कहते थे आर्यपुत्र। अर्थशास्त्र में मौर्यों के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, यानी अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार जो मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य था, उसमें 5 राज्य थे। पहला था उत्तरापंथ, तक्षशिला वाला क्षेत्र। दूसरा अवंती राष्ट्र, उज्जैन वाला क्षेत्र। कलिंग, मैंने आपको बताया था कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक ने रणघोष की जगह धम्मघोष की नीति अपना ली थी। दक्षिणापंथ, सुवर्णगिरी वाला क्षेत्र। और मध्य देश पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र। प्रशासनिक कार्य विशेषतः पाटलिपुत्र में ही होते थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे गोप कहते थे। याद रखिएगा, प्रश्न ये आ जाए कि मौर्य समाज में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे, तो आपका आंसर आना चाहिए गोप। जिला का प्रशासनिक अधिकारी कहलाता था उस समय स्थानिक, कि जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी आज हम कलेक्टर कहते हैं, उस समय इसे कहते थे स्थानिक। तीसरा था नगर प्रशासन। नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक शासन प्रबंधन की समितियां बनाई गई थी, जिनमें 6 समितियों का उल्लेख मिलता है। पहली थी उद्योग एवं शिल्प निरीक्षक समिति। दूसरी विदेशियों की देख रेख के लिए बनाई गई थी समिति। तीसरी थी जन्म मरण का लेखा जोखा करने वाली समिति। चौथी व्यापार वाणिज्यिक समिति। पांचवी वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय निरीक्षण करने वाली समिति। और छठी थी बिक्री कर का उल्लेख करने वाली समिति। उसके बाद आता है सैन्य प्रशासन। और सैन्य प्रशासन में मौर्य काल में 6 समितियां बनाई गई थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्यों को सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा सेना को भी 5 विभागों में बांटा गया था। पहला विभाग था पैदल, यानी जो पैदल सैनिक हुआ करते थे उनका हो गया पैदल विभाग। दूसरा अश्व, यानी घुड़सवार जो सैनिक हुआ करते थे वो हो गया अश्व विभाग। तीसरा हाथी सवार सैनिकों का हाथी विभाग। चौथा रथ, जो रथ पर सवार होकर युद्ध में जाया करते थे और अपने कौशल का परिचय दिया करते थे, वो विभाग हो गया रथ। और उसके अलावा समुद्रों में अपनी सुरक्षा स्थापित करने के लिए नौसेना भी ये अपने पास रखते थे। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी उसमें 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्व वाले यानी घोड़ चढ़ने वाले सैनिक थे, 9,000 हाथी वाले सैनिक थे और 8,000 रथ पर सवार होने वाले सैनिक थे। अब अगला आता है न्याय प्रशासन। न्याय का जो सर्वोच्च सर्वा पद हुआ करता था वो स्वयं सम्राट होता था। आपसे पूछे कि मौर्य काल में न्याय का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद कौन सा होता था या सबसे सर्वेसर्वा कौन होता था, तो वो हो जाएगा सम्राट। न्यायालय 2 प्रकार के थे। पहला होता था धर्म स्थीय, यानी जो दीवानी मामलों की देखरेख करता था, जैसे मानहानि। और दूसरा था कंटक शोधन, जो फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था। पिछले बार आरबीएससी ने यही प्रश्न पूछा कि मौर्य काल में फौजदारी मामलों की सुनवाई कौन सा न्यायालय करता था, तो कौन सा करता था, कंटक शोधन। और दीवानी मामलों की करता था धर्म स्थीय। इसके अलावा जो केंद्रीय न्यायालय था वो कहाँ स्थापित था,
पाटलिपुत्र में केंद्रीय न्यायालय था, पाटलिपुत्र में। इसके अलावा गांव में भी न्यायालय थे, हर जनपद पर भी, इनके जो जिले थे उन पर भी न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं मौर्य काल का समाज। देखिए, मौर्य काल का जो समाज है उसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र पुस्तक, इंडिका पुस्तक एवं अशोक द्वारा लिखित अभिलेखों से हमें मिलती है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने के जो दरबार में प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य, उन्होंने समाज के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय का जो समाज था उसमें चारों वर्णों को ध्यान में रखा गया था, यानी वर्ण व्यवस्था मौर्यकालीन समाज में थी। इस वर्ण व्यवस्था के अलावा कार्य के आधार पर अनेक जातियों का विभाजन किया गया था, जैसे निषाद, पार्शव, रथकार जो रथ बनाया करते थे, छता, वेदेहक, सुत, चांडाल, चांडाल जो फांसी वगैरह देने का कार्य करते थे। यानी जो अर्थशास्त्र है इस किताब के अनुसार उसमें वर्ण व्यवस्था स्थापित थी। इसके अलावा जो इंडिका पुस्तक है उस इंडिका पुस्तक में चारों वर्णों को साइड में रखते हुए और 7 जातियों का उल्लेख मिलता है, यानी कार्य के आधार पर अब उन 4 वर्णों को हटाकर नए 7 वर्ण अपन कहें स्थापित हुए। पहला हुआ दार्शनिक, दूसरा किसान वर्ग, तीसरा पशुपालक या शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद एवं अन्य शासक वर्ग। उसके अलावा हमें अशोक के अभिलेखों से यह भी जानकारी मिलती है कि मौर्य समाज में पुनर्विवाह जैसी प्रथाओं की प्रचलन था कि कोई भी व्यक्ति पुनर्विवाह कर सकता है। पुनर्विवाह जैसे कार्यों की अनुमति थी। इससे आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे सुगवंश। धन्यवाद मित्रों।